एरेथ्रोस्क्लेरोसिस असल में आम टर्म में उसको हम कहते हैं कि रगों का फूलना और उनका सिकुड़ना। तो इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह तो हमारी यही है कि फेमिलियल हाइपरटेंशन जो लोगों को होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उसकी वजह से रगों के उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है और उस अफेक्ट की वजह से उनके एंडोथेलियम डैमेज होते, जो रगों के ऊपर लाइनिंग होती है उसको डैमेज होने के साथ उसके अंदर चर्बी की क्या किस्म होती है जिसको LDLC कहते हैं, वो जमा होती है और उससे रगें जो हैं वो फूलना शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर तंगी शुरू हो जाती है। अब डिपेंड करता है सिम्टम्स की, इसकी जो नैरोइंग है वो कितनी है। और एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे जिस्म में कहीं भी किसी भी वेसल्स में हो सकती है। अगर ये हार्ट को अफेक्ट करे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इनसे होती है। अगर ये ब्रेन को अफेक्ट करे तो सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज़ होती है। अगर ये किडनीज़ को अफेक्ट करे तो उससे रीनल आर्टरी डिजीज़ यानी ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है। और ये अगर मेरे पेरिफेरल ऑर्गन्स हाथ और पाँव को अफेक्ट करे तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है। जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हैं हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक हैं जो कि जो है जीन्स की वजह से हमें इनहेरिटेंस में मिले हैं। तो जिनमें इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं उसमें बच्चों में जो है तकरीबन टीन एज में जो है इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उसमें जो है 20 से जो मिडिल एज के लोग हैं उसके बाद किसी भी वक्त जो है किसी को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की जो है अलामात हो सकती हैं। अगर तो जो है वो दिल की हैं तो उसमें एंजाइना के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेंगे, और अगर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है तो उसमें लोग जो हैं क्लाडिकेशन की वजह, जिसको हम कहते हैं कि जब चलने फिरने में जो है पैरों में दर्द होना, पैरों में जलन होना। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता अगर दिमाग की शरियानों को अफेक्ट करेगा तो उसमें जो है फालिज के होने के असरात होते हैं, TI या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स होते हैं। अब इनकी तशख़ीस कैसे की जाए? तशख़ीस के लिए सबसे कॉमन चीज़ इनके जो सिम्टम्स होते हैं, मरीज़ की हिस्ट्री अगर दिल को अफेक्ट करती है तो मरीज़ सीने के दर्द, पैल्पिटेशंस के साथ, चेस्ट पेन के साथ और सांस फूलने की अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। दिमाग की अगर अफेक्ट करे यानी सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज़ अगर हो तो वो स्ट्रोक, फालिज के साथ, आंखों बीनाई की कमी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह अगर हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स को अफेक्ट करे तो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यानी चलते हुए टांगों में दर्द, नमनेस, इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तशख़ीस कैसे करेंगे? हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन हम टेस्ट्स इनको एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले इनके लिए जो कॉमन हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि हम पेशेंट्स के लिपिड प्रोफाइल देखें, मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करें, मरीज़ की जो है शुगर लेवल चेक करें कि शुगर ऐसी तो नहीं है, क्योंकि ये कॉमनेस्ट कॉजेज़ होती है इन डिजीज़ की। और इसके बाद बेस्ड ऑन सिम्टम्स अगेन अगर मरीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें तो ECG पहला वो टेस्ट होता है जिससे हमें तशख़ीस में हेल्प मिलती है। एकोकार्डियोग्राफी में हमें वॉल मोशन एबनॉर्मैलिटी से पता लग सकता है, या पहले अगर ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है तो दिल के पट्टों की कमज़ोरी की शक्ल में प्रेजेंट कर सकता है। और CT एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है वो हमें हेल्प करती है इन वेसल्स की तशख़ीस में। इसी तरह अगर हमारे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है तो वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, अगर कैरोटिड डिजीज़ है, सेरेब्रल डिजीज़ है तो कैरोटिड अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तशख़ीस कर सकते हैं। रीनल आर्टरी डिजीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से तो हम रीनल आर्टरी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसको तशख़ीस कर सकते हैं। अगर किसी को ये अलामात हैं तो फ़ौरन अपने मालिज से रब्ता करें। अपने मालिज से रब्ता करके फ़र्दर जो है वर्कअप कराया जाए। अगर दिल का है तो उसमें जो है वो इनिशियल वर्कअप शुरू करते हैं, फिर फर्दर वर्कअप किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो उसमें एंजियोग्राफी कर शरियानों को देखा जा सकता है। इसी तरह अगर चलने फिरने में है उसका भी हो सकता है। अगर फालिज का खुदा न खास्ता किसी को अटैक हो गया तो वो भी जो है बर वक्त जो है मालिज के पास है
बजाय इसके कि वो अपने जो है घरेलू टोटके या दूसरी चीज़ें उसको इस्तेमाल करें। और अगर किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा है, जिसने टेस्ट कराया, तो उसकी दवाई जो है वो ले। परहेज़ सबसे पहले नंबर पर है, उसके साथ दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहे और फिर अपने मालिज के मशवरे के मुताबिक दवाई को जो है बंद जो है खुद से न करे, बल्कि उसके मशवरे के मुताबिक दवाई को जारी रखे। और जिनको दिल का मसला हो गया है वो अपनी दवाइयाँ जो हैं जारी रखें और अपने मालिज के साथ जो है राब्ते में रहें। प्रिवेंट कैसे किया जाता है या इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी मुख्तलिफ है। इसमें सबसे पहले वही जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम जो जंक फूड्स वगैरह और मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं वो हम ना खाएं, उससे अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें रोज़ाना। और दूसरे नंबर पर फिर ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स में जो स्टेटिन ड्रग्स हैं, इसमें रोज़वास्टेटिन है, टारोवास्टेटिन है, वो इसको रिड्यूस करते हैं LDL-C को, जिसकी वजह से फिर इसकी वो कम हो जाती है। तो और प्रिवेंटिव मेजर में यही है कि हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें और मुरगन ग़िज़ाएँ कम से कम खाएं। और दूसरी जो इसमें और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ऑल एनी प्रिवेंटिव मेजर में सबसे मेन तो यही है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करें, अपने क्या नाम है खुराक में सब्जियां, फ्रूट और ये शामिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप फास्ट फूड वगैरह ना लें। जिनको नहीं हुआ है वो इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, कि वो कोशिश करें कि उनको ये मसला ना हो, और बीमारी होने से पहले ही जो है उसके जो है एहतियाती तदाबीर की जाए, ताकि कोई ऐसा मसला ना हो कि हम ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएं जिसका इलाज मुमकिन ना हो। शुक्रिया।